नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ ऑफ सेल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? डेल जी, डेल एच, के, ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं। इसमें हम सबसे पहले लें डेल जी की कैलकुलेशन है, डेल जी की गणना। किसी सेल के विभव या वोल्टेज का मान वस्तुतः मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। फ्री एनर्जी में चेंज सेल का विभव या वोल्टेज होता है। अगर हम किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए विद्युत के बाह्य परिपथ के द्वारा तंत्र पर कुछ कार्य करते हैं तो जो कार्य है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगी। डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ डेल जी का मान अगर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि तंत्र द्वारा या सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर कुछ कार्य किया गया है, कुछ वैद्युत कार्य किया गया है, जैसे कि गैल्वेनिक सेल में होता है। यदि डेल जी का मान पॉजिटिव है तो इसका अर्थ है कि तंत्र पर कुछ वैद्युत कार्य संपन्न हुआ है, जो कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या इलेक्ट्रोलिसिस में देखते हैं। अब किसी विद्युत रासायनिक सेल के लिए जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके मध्य जो विभवांतर होगा, जो कि ई सेल है, वो किए गए कार्य के बराबर होगा। और कार्य हमारा है W इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ F फैराडे स्थिरांक, N इलेक्ट्रोड के मोल्स की संख्या है और डेल G मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। तो डेल G इक्वल टू हमारा क्या हुआ? माइनस एन एफ ई सेल। अगर हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में लें तो डेल जी नॉट इक्वल टू होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो सेल रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, यानी स्वतः परिवर्तित होती है। यदि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक होगा तो सेल अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वतः परिवर्तित होगी या स्वतः परिवर्तित नहीं होगी। और डेल जी या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी। दूसरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हम देखें डेल एस। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी और सेल विभव ई सेल में संबंध क्या है? डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इस इक्वेशन को हम स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करें तो स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष इस इक्वेशन को अवकलित करने पर क्या मिलेगी हमें? एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि किसके बराबर होगा? डेल्टा एस के। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ होगा। अब अगर हम इसमें स्थिर दाब की बाध्यता हटा दें तो हमारी यह इक्वेशन क्या होगी? डी ई इक्वल टू डेल एस अपॉन एन एफ डी टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम समाकलित करें, यानी डेल ई और डेल टी को इस इक्वेशन में डेल ई को हम ई टी वन से टी टू की मध्य समाकलित करें और डेल टी को टी वन से टी टू के मध्य समाकलित करें तो समाकलन डी ई इक्वल टू डेल एस अपॉन एन एफ समाकलन डी टी होगा।
अब डेल एस का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो हम डेल एस को स्थिर मान लें। तो इसीलिए जो इक्वेशन होगी इसका समाकलन करने पर हमें मिलेगी E T2 माइनस E T1 इक्वल टू डेल एस अपॉन एन एफ T2 माइनस T1, या हम ये कह सकते हैं E T2 इक्वल टू E T1 प्लस डेल एस अपॉन एन एफ T2 माइनस T1। यहाँ समीकरण से स्पष्ट है कि T का मान जितना बढ़ता जाएगा सेल विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेल विभव ताप का लीनियर फंक्शन है, रेखीय फलन है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हम लें डेल एच, एंथैल्पी परिवर्तन। हमने अभी देखा कि जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो किसके इक्वल है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और जो एंट्रोपी परिवर्तन है डेल एस वो किसके इक्वल है, एन एफ इंटू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल जी और डेल एस इन दोनों का मान समीकरण डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल एस में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, डेल एच इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस टी एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। या हम ये कह सकते हैं कि डेल एच इक्वल टू, या हम एन एफ कॉमन निकाल दें तो माइनस एन एफ डेल एच इक्वल टू माइनस एन एफ ई माइनस टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इस इक्वेशन से हम डेल एच की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट ले हम समयावस्थांक केसी की गणना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की गणना। अगर हम किसी सेल के परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जारी रखते हैं तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कुछ विभवांतर होता है, लेकिन अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो ये विभवांतर समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम डैनियल सेल में देखें, जिंक कॉपर आयन से अभिक्रिया करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है, कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो साम्यावस्था पर ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि साम्यावस्था पर कॉपर आयन और जिंक आयन की सांद्रताएं भी साम्यावस्था में हो जाती हैं। उस स्थिति में जो साम्यावस्था स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो क्या होगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब साम्यावस्था में हमने जब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर जो EMF है वो हमारा शून्य होता है। तो हम नन्स इक्वेशन से देखें, नन्स समीकरण हमारी होती है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 अपॉन RT/NF लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। परंतु साम्यावस्था पर ई सेल जो है हमारा 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 इक्वल टू E0 सेल, 0 इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस क्या है, Kc यानी साम्यावस्था स्थिरांक। तो हम यहाँ इस Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस की जगह Kc रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, E0 सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हमारा हो गया 298 केल्विन, यानी हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन टेम्परेचर में परिवर्तित करें तो 298 केल्विन हो गया। 298 केल्विन पर R और F का मान हम रखें, फैराडे कांस्टेंट हमारा F है और R गैस कांस्टेंट, इनकी वैल्यू रखने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा, 2.303 अपॉन 2.303 R T अपॉन F, इसका मान हमें मिलेगा 0.05916 अपॉन 0.05916। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलेगी E0 सेल इक्वल टू 0.0591
6/n log Kc, या Kc निकालें तो Kc होगा हमारा log Kc इक्वल टू n E0 सेल अपॉन 0.05916 वोल्ट। Kc का कोई, क्योंकि Kc जो है एक साम्यावस्था स्थिरांक है, तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज डेल एच, डेल एस के लॉग Kc ये निकाल सकते हैं।